हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी पर। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सीजीएल 2025 की स्ट्रेटजी और उसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आप हमारे प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह जो भी है वो सारी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली हम क्या करेंगे, डेली हम वोकैब करेंगे विद ट्रिक्स और जीके बूस्टर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी ट्रिक्स के साथ में मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अपनी मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 के लिए हमारी बुक लिस्ट क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उस पर बात करेंगे। अब आखिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना प्री क्लियर किया था और मेंस मेरा नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में हुआ था। मेंस में मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज ने मुझे काफी बैकएंड पे डाल दिया, जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इन दोनों अटेम्प्ट को देने के बाद में मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि ऐसी कौन सी गलतियां जो एक स्टूडेंट यूजुअली करता है, एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर करता है, और आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप किन टेक्निक को यूज करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूं। सबसे पहले तो बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो बुक्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारी थ्योरी बुक्स होती हैं। मैं एक सेकेंड जस्ट कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी बुक्स होती है। थ्योरी बुक्स में क्या होता है, जैसे कि इनको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि क्लास नोट्स के जैसे होंगी। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल में काफी अच्छे से लिखा हुआ होगा। फिर हमारी आती है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे लास्ट के 5 to 6 ईयर के जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। कि जैसे हमारा आ जाता है कि जैसे हमारे एग्जाम को अभी टीसीएस कंडक्ट कराता है, तो इसमें हमारी पिनाकल आ जाती है, पिनाकल की बुक हो गई, हमारी किरण की बुक हो गई, और भी बहुत सारी आती हैं बुक्स, टीचर के द्वारा भी बनाई जाती हैं आजकल तो बुक्स, तो वो बुक्स आ जाती हैं। फिर इसके बाद आती है कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बिसाइड्स पीवाईक्यू, यानी कि कुछ एडवांस लेवल की बुक्स आती हैं। ये मेनली टीचर डिजाइन करते हैं और इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, कुछ एसएससी के क्वेश्चन हो गए, कुछ सीसेट के क्वेश्चन हो गए, कुछ सीडीएस के क्वेश्चन हो गए। तो उनका एक अच्छे क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज जो कंपाइलेशन होता है, फिर ये होता है। फिर हमारे क्लास नोट्स हो गए, जैसे कि राकेश यादव सर के, गगन सर के, ठीक है, इंग्लिश में अमन वशिष्ठ सर के, अनिल जादौन सर के, प्रशांत सर के, संजीव ठाकुर सर के। तो डिफरेंट टीचर्स के जो भी क्लास नोट्स होते हैं वो बेसिकली आ जाते हैं। और फिर लास्ट में हमारी फॉर्मूला बुक आ जाती है, जैसे गगन सर की फॉर्मूला बुक, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक, या फिर और भी आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, या फिर कोई भी बाहरी किसी पब्लिकेशन की फॉर्मूला बुक्स, तो ये आ जाती हैं। ठीक है, मेनली हम क्या फॉलो करते हैं, मेनली हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक फॉलो करते हैं, या फिर क्लास नोट्स को फॉलो करते हैं, या फिर फॉर्मूला बुक को फॉलो करते हैं। इसको बहुत ही कम फॉलो करते हैं क्योंकि इंटरनेट पे ढेर सारी पीडीएफ मिल जाती है बेस्ट क्वेश्चंस की, और थ्योरी बुक आजकल उतना ट्रेंड में भी नहीं है, और काफी डिटेल में उतना में जरूरत भी नहीं होती है कि हम उतना लंबा एक्सप्लेनेशन पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं। ये बताना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि टीयर 1 200 मार्क्स का होता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, बताने की नीड नहीं है। टीयर 2 में मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि पहला सेक्शन हमारा 180 नंबर का बन जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, 135 मार्क्स। जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स, यानी कि बोले तो 210 नंबर। और इन्हीं दोनों से यानी कि टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही हमारी जो है फाइनल कट ऑफ भी बनती है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि डेस्क जॉब्स होती हैं ज्यादातर, तो उनमें आपको इसकी नीड पड़ती है। टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है, 15 मिनट की टाइपिंग होती है, अप्रोक्स 28 से 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तो आप आराम से इसको क्लियर कर लेते हो। तो ये सब बेसिक सी चीजें थी जो भी क्योंकि स्ट्रेटजी है तो थोड़ा सा मतलब बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने बता दिया। अब मेनली हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैथ्स। मैथ्स में हमारे मेनली 2 सेक्शन होते हैं, एक हमारा अरिथमेटिक होता है, एक हमारा एडवांस सेक्शन होता है। अरिथमेटिक में हमारा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर्स होते हैं। एडवांस मैथ्स में हमारे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सारा कुछ आ जाता है। और कैलकुलेशन हमारा एक
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने मेंस का एग्जाम दिया तो यहाँ पर अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप 30 में से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप लगभग 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसीलिए कैलकुलेशन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक बिगिनर होते हैं, एक रिपीटर होते हैं। अब जैसे मैं हूं तो मैं रिपीटर में आऊंगा, रिपीटर भी नहीं, अब मैं हार्ड कोर रिपीटर में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार मेंस ऑलरेडी दे दिया है, तो अब मैं रिपीटर भी नहीं बचा, अब मैं हार्ड कोर रिपीटर हो गया हूँ। बिगिनर वो है जो जिन्होंने पहली बार बस देखने के लिए दे दिया था कि एग्जाम कैसा आता है, मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और वो दे रहे हैं। या फिर वो जस्ट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज के बाद में या अपने 12th के बाद में, तो वो बिगिनर होते हैं। रिपीटर जो 2 बार तो एटलीस्ट दे ही चुके हों, वो रिपीटर ही कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि एक बार तो सीरियसली अटेम्प्ट किया ही हो। ठीक है, अब जैसे बात की बिगिनर, तो बिगिनर क्या कर सकते हैं? 2 तरीके होते हैं, एक बुक के थ्रू और एक वीडियो के थ्रू। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा वो है वीडियो क्लासेस, क्योंकि वहां पर आप बार बार देख सकते हो, टीचर के इमोशंस को समझ सकते हो, किस तरह से टीचर समझा रहा है और टीचर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। अब आप एक लाइन पढ़ रहे हो, वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आई तो वो आपको अगले 4 बार भी नहीं समझ में आएगी, हो सकता है वो 7वीं 8वीं बार में समझ में आए। बट वीडियो में ऐसा नहीं होता है। वीडियो में अगर आपको कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आई तो चांसेस है कि वो दूसरी या तीसरी बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बिगिनर्स मेनली वीडियो क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। अब वो वीडियोस पेड भी हो सकते हैं, यानी कि टीचर का कोर्स हो सकता है, या फिर पेड वीडियोस हर जगह पर फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और यूट्यूब पे तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो बता दूंगा, तो वहां से आप उसको कर लेना। कॉन्सेप्ट मस्त से करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे ना, अगर आप बिगिनर हो, तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं सच में बता रहा हूँ। बिगिनर्स को सबसे पहले अपने सिलेबस पर फोकस करना है। आप किसी टीचर का पेड कोर्स ले सकते हो। अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो उनकी क्लासेस को करना है, प्लस वो जो प्रैक्टिस शीट देते हैं वो करना है। बुक फॉलो करनी है क्या? बुक अभी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। बुक कब फॉलो करनी है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को कवर करना है टीचर के कोर्स के थ्रू, और वो जो पीडीएफ प्रैक्टिस शीट देते हैं, क्योंकि उस प्रैक्टिस शीट में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए उनकी क्लासेस को करना है आपको और उनकी प्रैक्टिस शीट को करना है। अब जब आपका सिलेबस 70 से 75% हो जाता है, तब आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज बुक उठा सकते हो। तब आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज या फिर एडवांस कोई बुक है आपके पास में जिसमें कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस पीवाईक्यूज दिए गए हैं, तो आप ये उठा सकते हो। जब आपका सिलेबस कम से कम 70% हो जाए, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक तो हो ही गई है, ताकि आप क्वेश्चन जो हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आते हैं उनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लो। ऐसा नहीं कि आप सबसे इजी क्वेश्चन आप उसको 4 बार में कर रहे हो, नहीं। आपको पहले क्लासेस करनी है और टीचर के द्वारा जो प्रैक्टिस शीट दी गई है उसको 2 से 3 बार करना है। फिर जब आपका सिलेबस 70 से 75% हो जाए तब आप बुक उठा सकते हो। अब रिपीटर्स क्या कर सकते हैं? देखो, रिपीटर हो तो आपको वीडियो कोर्सेज की नीड कम पड़ेगी। जहां पे जो आपका वीक एरिया है बस वहीं पर आपको क्लासेस करनी है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस करनी है। आप सोचो मैं पूरा चैप्टर बैठ करके परसेंटेज है या प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो अब मैं पूरा चैप्टर वीडियो के थ्रू करूं? नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होगा। वो बिगिनर के लिए था। आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से क्लियर है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक। अब चैप्टर वाइज बुक डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया पिनाकल की हो गई, किरण की हो गई, या फिर किसी टीचर के द्वारा दी गई हो गई, या फिर पीडीएफ हो गई, कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया बिगिनर वीडियो सीट और फिर सिलेबस के बाद में पीवाईक्यू उठाएंगे। रिपीटर वीडियो की नीड वीक एरिया या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही करेंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज की बुक से। बुक्स कौन कौन सी? तो आप पिनाकल की ले सकते हो। पिनाकल का भी लेटेस्ट एडिशन आया 7th एडिशन। अगर आपके पास 5th या 6th एडिशन है तो आप उससे भी कर सकते हो। और लेटेस्ट वाले का जो भी है, देखो, अगर आपके पास 5th या 6th एडिशन है तो आप उसी से करो। प्लस उसके बाद में आपको आजकल ऑनलाइन देखा होगा टेक्स्ट बुक पर, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पर आपको क्या मिल जाते हैं? जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस मिल जाते हैं शिफ्ट वाइज, तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अभी तक परचेज नहीं किया तो आप लेटेस्ट एडिशन परचेज कर लो। किरण की बुक आती है बट मैं पिनाकल को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, या फिर टीचर की बुक हो गई जो लॉन्च करते हैं, जैसे आदित्य रंजन सर की बुक हो गई। ठीक है, जैसे आदित्य रंजन सर की बुक हो गई, गगन सर की बुक हो गई,
गगन सर की बुक हो गई, CGL प्रैक्टिस किंग 3000, ठीक है, या फिर अभिनय शर्मा सर की बुक हो गई। मतलब हर टीचर की मोस्टली बुक है, तो आप किसी भी एक रिसोर्स को फॉलो करना, केवल एक ही रिसोर्स को फॉलो करना बुक में। ऐसा नहीं कि चारों बुक लेकर के आ गए और भाई लो भाई अड्डा जमा लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब रीजनिंग में देखते हैं। देखो रीजनिंग में भी दो तरह के बच्चे होते हैं, बिगिनर और रिपीटर। मेनली तो रीजनिंग प्रैक्टिस से क्लियर हो जाती है, बट फिर भी अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स किसका ले सकते हो? पीयूष सर का ले सकते हो, पीयूष वार्ष्णेय सर का। विक्रमजीत सर का कोर्स ले सकते हो, विक्रमजीत सर का। और भी बहुत सारे टीचर हैं तो उनसे ले सकते हो, जैसे कि इवन कोचिंग सेंटर वाले जो सर हैं उनका कोर्स भी आप देख सकते हो। तो मतलब बहुत सारे टीचर हैं, किसी से भी आप कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में प्रैक्टिस का ज्यादा रोल है, मैं पहले से ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, मिक्स प्रैक्टिस करनी है फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो रिपीटर बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट या फिर टफ टॉपिक हैं जो उन्हें लगते हैं तो वहां पर वो वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हैं। बेसिकली बुक्स के बारे में बात कर लें तो पिनाकल की रीजनिंग जैसे मैंने बताया, किरण की रीजनिंग की बुक भी आती है, उससे कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास किसी टीचर का ऑनलाइन कोर्स है तो वो जो सीट प्रोवाइड करते हैं आप उनकी PDF सीट्स को सबसे पहले सॉल्व कर लो 2 से 3 बारी। पीयूष वार्ष्णेय सर की रीजनिंग की बुक आती है, विक्रमजीत सर की रीजनिंग की बुक आती है, सौरभ सर की बुक आती है, मतलब बहुत सारी बुक्स आती हैं। आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो, चाहे पिनाकल की ले लो या PDF सीट्स हैं तो उनको आप 2-3 बारी सॉल्व कर लो। पीयूष सर की, विक्रमजीत सर की बुक, किसी की भी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक ही रिसोर्स को यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ना, ये बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वे में आपको समझा देंगी आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको एक कॉपी बनानी है, और ये स्ट्रेटजी मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए फॉलो करती है। ये स्ट्रेटजी मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए फॉलो करती है, ठीक है। आपको एक कॉपी अलग से बनानी है। उस कॉपी पे आपको करना क्या है, आपको उसमें सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिखोगे जिनमें आप फंस जाते हो या फिर जिनको आप गलत कर देते हो। अब जैसे मैं परसेंटेज के चैप्टर प्रैक्टिस कर रहा था, मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस 1-2 बार में नहीं लग रहे थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को सर्किल किया। अब मेरे पास जो एक गलतियों वाली कॉपी है, मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसमें उन क्वेश्चंस को लिख लूंगा, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मैं फंसता हूँ। तो जब मैं फुल मॉक दे रहा हूँ अपने सिलेबस को कवर करने के बाद में, तो मैं वहां पर उन क्वेश्चंस को एक बारी देख लूंगा, ठीक है, ताकि मुझसे वो मिस्टेक्स मॉक देते टाइम या फिर रियल एग्जाम में ना हो। तो इसीलिए वो कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो उनकी जो PDF शीट प्रोवाइड करते हैं उनको आपको 2 से 3 बार सॉल्व करना है। और जैसे ही आपका एक न्यू चैप्टर, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो जो आपका पिछला चैप्टर था ना उसके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जब आप किसी चैप्टर को कर रहे होगे और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लगा रहे होगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उन क्वेश्चंस को आपको सर्किल कर लेना है, और जब आप दोबारा से लगाओगे तो इन क्वेश्चंस को ज्यादा मतलब अटेंशन के साथ में लगाओगे। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप फंस गए थे, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या हुआ था, आप अटक गए थे, नहीं लगे थे, ये आपसे अटके थे और आपसे नहीं लगे थे, तो इनको आपको ज्यादा फोकस के साथ में लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपको ये भी पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूँ, अटक रहा हूँ। और जब आपके 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं तब आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, और आपको देखना है कि जब आप उसने उस सेक्शनल मॉक को दिया तो जो आपके 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, क्या आप उन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हो, उन चैप्टर के क्वेश्चंस को जो सेक्शनल मॉक में आए थे। जैसे मान लेता हूं मैं परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कंप्लीट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये 5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए, मैंने एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक दिया, इन चैप्टर से जो क्वेश्चन आए अगर मुझसे लग गए, इसका मतलब ये मेरे चैप्टर कैसे हैं, अच्छे से क्लियर हैं, मतलब 85% तो मेरे चैप्टर क्लियर ही हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं शायद फंस जाऊं, बट 80 to 85% मान सकते हो कि मेरे ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गए। अब मैंने एक सेक्शनल मॉक दिया, इसके क्वेश्चन आए और नॉर्मल क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन, और फिर भी मैं नहीं लगा पाया। इसका मतलब क्या है, मुझे अभी इन चैप्टर्स को रिवीजन करने की ज्यादा नीड है। समझ गए आखिर ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा?
सेम गोज विद रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी ये फॉलो हो जाएगा और साथ ही साथ जीके के लिए भी फॉलो हो जाएगा, मतलब सभी के लिए हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप क्या करना है, देखो स्क्वायर आपको 50 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए भाई, मिनिमम है ये, मिनिमम 50 तक, क्यूब 30 तक तो आना ही चाहिए, और टेबल 25 तक तो कम से कम और 30 तक तो आना ही चाहिए, मतलब ठीक है 25 से 30 तक का टेबल भी आना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जो टाइम आप मैथ्स में बचाओगे वो आपको रीजनिंग में काम देगा, या फिर जो आप रीजनिंग में बचाओगे वो आपको मैथ्स में काम देगा। ट्राई टू मेक ओन फॉर्मूला बुक, इसका मतलब क्या है अब देखो जैसे कोई एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, तो चैप्टर के बाद में मैंने क्या किया, एक पेज में उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे मैंने उनको लिख लिया। इससे क्या होगा, अब क्योंकि इन फॉर्मूलाज को मैंने लिखा है तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा है, टीचर अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखता है, बट क्योंकि एक एस्पिरेंट आप हो, एग्जाम में आपको बैठना है, तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है आपको उसके हिसाब से जाना होगा ना। टीचर तो सबकी आइडियोलॉजी को मिक्स करके एक कॉमन आइडियोलॉजी बनाता है, बट हो सकता है आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी हो, तो इसीलिए आप भी उन फॉर्मूलाज को लिखो। ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इनको आराम से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज रहेगी। और क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि लिख करके चीजें लिखने से ज्यादा याद होती हैं। सबसे बड़ा एक डाउट जो होता है कि मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स बनाऊं तो आखिर कैसे बनाऊं। देखो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने क्या किया था, मैं क्वेश्चन नंबर लिखता था और 4 से 5 वर्ड्स लिखता था, और बाकी को डॉट 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 करके फिर लास्ट के कुछ वर्ड्स लिख लेता था, और फिर उसका नीचे सॉल्यूशन लिख लेता था। ये चीज मैं इजी क्वेश्चंस के साथ में करता था, ये चीज मैं इजी क्वेश्चंस के साथ में करता था जो मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग जाते थे। अब क्योंकि मेरी मैथ्स मतलब अच्छी थी तो मुझे उतना एफर्ट्स नहीं डालने पड़े मैथ्स और रीजनिंग में। अगर आपकी मैथ सही है तो आप सिर्फ उन क्वेश्चन को पूरा लिखना है, उन क्वेश्चन को पूरा लिखना है। देखो जिन क्वेश्चन को आप सर्किल करते हो या फिर प्रैक्टिस के टाइम या फिर क्लास के टाइम सिलेबस करते टाइम आप जिन क्वेश्चन को अटक जाते हो या फिर आपको लगता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको पूरा लिखना है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो, 20 क्वेश्चन किसी टीचर ने क्लास में कराए, तो उसमें से 3 से 4 ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो क्या आप 3 से 4 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो? इतना तो आप कर ही सकते हो ना अपने लिए। तो आप उन क्वेश्चंस को पूरा लिखोगे, आप उन क्वेश्चंस को पूरा लिखोगे और फिर उसका सोल्यूशन करोगे, ठीक है। अब जब आप अगली क्लास करने जाओगे तो आपने पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चंस को लिखा था एक बारी आप उनको गो थ्रू कर लोगे, और जिन क्वेश्चन को आपने पूरा लिखा था उसको एक बारी आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे, तो जिससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी अगली क्लास में उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मेनली मैं क्या करता हूँ, सैटरडे और संडे को रिवीजन प्लस बैकलॉग करता हूँ। इससे क्या होता है, जैसे मैंने अभी रिपीटर के लिए डे 1, डे 2 और डे 3 3 दिन का शेड्यूल डाला था, तो डे 1 तो मेरा अच्छे से हो गया था, बट क्योंकि मेरा मोबाइल खराब था और मुझे उसको बनवाने भी जाना था, तो डे 2 मेरा पूरा खराब चला गया। अब डे 2 मेरा पूरा खराब चला गया, डे 3 में मेरे हाथ में चोट लग गई जिसकी वजह से कम पढ़ाई हो पाई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम पढ़ाई कर पाया। तो हुआ क्या यहाँ पर देखो, इसके बाद आ गया सैटरडे, इसके बाद आ गया सैटरडे और इसके बाद आ गया संडे। तो देखो सैटरडे और संडे बैकअप डे होने की वजह से क्या हुआ, जो डे 2 मेरा खराब किया था और जो डे 3 में मैंने कम पढ़ाई की थी वो यहाँ पर आकर के मैं उसको बैलेंस कर लूंगा। अगर आपने इन तीनों डेज को फॉलो किया तो आप यहाँ पर अच्छा रिवीजन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये फायदा होता है रिवीजन, बैकलॉग या फिर बैकअप डे रखने का, ठीक है। वीक में 5 दिन आप पूरा पढ़ोगे, 1 से या 1.5 दिन आपको अपने बैकअप डे के तौर पर रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं माने तो आप रिवीजन कर लो और कुछ नया पढ़ लो, ठीक है। तो ये होता है बैकअप डे रखने से क्या फायदा होता है जो मैंने बता दिया, आप चाहो तो यूज कर सकते हो इस आइडियोलॉजी मेथड को भी। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में हमारे मेनली 3 सेक्शन होते हैं जैसे सबको पता है, पहला वोकैब है, फिर ग्रामर है और फिर रीडिंग सेक्शन है। अब इंग्लिश के लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर की कौन कौन सी बुक है, तो नीतू मैम की जो बुक है ग्रामर के लिए वो नंबर 1 पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स यूज करते हैं। आजकल टीचर्स की भी बहुत सारी बुक आ गई हैं, तो प्रशांत सर की बुक भी आती है तो उसको भी देख सकते हो, अमन वशिष्ठ सर के क्लास नोट्स आते हैं उसको भी देख सकते हो, या फिर रोजगार विद अंकित की इंग्लिश की बुक आती है वो भी अच्छी बुक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रामर के लिए है।
इन बुक्स को, आप किसी भी एक बुक को फॉलो करना है, ठीक है। चाहे आप नीतू मैम की बुक फॉलो कर लो, रोजगार विद अंकित विपिन भाटी सर की बुक उसको फॉलो कर लो, प्रशांत सर की बुक को फॉलो कर लो, या फिर अमन वशिष्ठ सर के क्लास नोट्स को फॉलो कर लो, ठीक है। तो एक ही चीज को आपको फॉलो करना है, 50 चीजें नहीं फॉलो करनी है। वोकैब के लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो वोकैब के लिए मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। वोकैब भी हम दो तरीके से करते हैं, वोकैब भी हम दो तरह से करते हैं। कुछ बच्चे वोकैब को वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं और कुछ बच्चे बुक के थ्रू करना चाहते हैं। जो लोग बुक के थ्रू करना चाहते हैं वो ब्लैक बुक से कर सकते हैं, या फिर जयदीप सर की वोकैब बुक से कर सकते हैं, या फिर नीतू मैम की वोकैब बुक से कर सकते हैं। बट किसी एक रिसोर्स को ही फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि तीनों दो लेकर के आ गए और बैठे हैं, है ना। एक वोकैब संजीवनी बुक आती है प्रशांत सर की, उससे भी कर सकते हो आप, वोकैब संजीवनी, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। बट किसी एक रिसोर्स से ही आपको फॉलो करना है। अब जो बच्चे वोकैब को वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, देखो वीडियो में आपको क्या करना है, आपको किसी एक टीचर का कोर्स ले लेना है और उस पर ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है जो भी वो बताते हैं। आपको उनकी वीडियो फॉलो करनी है, वीडियो के बाद में वो जो पीडीएफ देते हैं और प्लस जो वो प्रैक्टिस पीडीएफ देते हैं, और वो जो प्रैक्टिस पीडीएफ देते हैं, बस आपको इन तीनों चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आप वीडियो के थ्रू वोकैब कर रहे हो तो वीडियो कर लेनी है, उनकी पीडीएफ को कर लेना है और उनकी प्रैक्टिस पीडीएफ को कर लेना है, बस। अब आप किसी बुक को फॉलो नहीं करोगे, सबसे पहले आप उनके पूरे वीडियो कोर्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर देखेंगे आपको करनी है या फिर नहीं करनी है। तो ये वीडियो के थ्रू आप इस तरह से वोकैब को कर सकते हो। और मेरा जो तरीका है वोकैब को वह है ट्रिक का, और मैं ट्रिक्स कैसी बनाता हूँ, मैं खुद की सराउंडिंग से रिलेटेड, अपने आसपास की चीजों से ही रिलेट करते हुए ट्रिक बनाता हूँ। अब जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, इनेंडो। इनेंडो का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, इन अंडों की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, इन अंडों की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, ठीक है। अबसर्ड, अबसर्ड का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, बेतुकी बातें, यानी कि अब बेतुकी बातें मत कर, मेरे सर में दर्द होने लगा है, अब सर में दर्द होने लगा है, बेतुकी बातें मत कर। तो इस तरीके से भी आप ट्रिक वगैरह बनाओगे तो आप वोकैब अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट बुक्स आती हैं, पिनाकल की बुक, किरण की बुक, पिनाकल और किरण की बुक, ठीक है। प्रशांत सर की बुक भी आती है, एरर प्रो, अमन सर की बुक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है तो अभी मत जाओ इसके लिए, मतलब है ना, अभी तो क्या ही जाओगे, अभी पहले बेसिक चीजें कर लो, ठीक है। तो मैंने ग्रामर के लिए बुक बता दी, वोकैब के लिए बुक बता दी, प्रैक्टिस के लिए बुक बता दी। रीडिंग सेक्शन कहाँ से करोगे, अगर आप पिनाकल और किरण लेते हो तो इसमें आपको रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नियॉन की जो बुक्स आती हैं उसमें बैंक के भी रीडिंग सेक्शन होते हैं, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स के रीडिंग सेक्शन दिए होते हैं, तो ये मेनली मैं प्रेफर करता हूँ। बट आपके पास कोई बुक है प्रैक्टिस वाली तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही दिया होगा, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टिप्स क्या है, इंग्लिश के आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, इंग्लिश के आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज बनाने हैं, और जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी रूल है उनको आपको हाईलाइट कर लेना है, ताकि जब आप रिवीजन के लिए जाओ तो आपको पता रहे कि हाँ ये रूल्स यहाँ यहाँ पर लिखे हुए, तो आप ठीक है अच्छे से ज़्यादा जाओ, क्योंकि इंग्लिश में एग्जाम्पल हम बहुत लिखते हैं, तो आपको हाईलाइटिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक चैप्टर के बाद जो पिछले चैप्टर का रिवीजन है वो करना मस्ट है, ये तो हर चीज़ में करना रिवीजन आपको। और रूल्स का रिवीजन कई बार करना है। देखो रूल्स को रट्टा नहीं मारना है, रूल्स का हम रट्टा मारने को नहीं बोल रहे हैं, रूल्स को आपको समझने को बोल रहे हैं, रूल्स को आपको मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। उनको समझो, उनके एग्जाम्पल्स को समझो, उनकी वो क्या कह रहे हैं मीनिंग उसको समझो, और मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करो, ठीक है। वोकैब बार बार पढ़ने से ही आएगी, और जितनी बार वर्ड्स आप देखोगे, अब देखो जैसे हनुमान चालीसा मुझे पहले नहीं आती थी, ये सारी मैं रियल चीजें बता रहा हूँ आपको, इसीलिए पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मुझे पहले हनुमान चालीसा नहीं आती थी, मैंने इसको लगभग 1 महीने के आसपास डेली बस मैं इसको देख करके पढ़ता था। अब मुझे ये याद है, अब मुझे ये याद हो गई। क्या मैंने इसको याद किया, नहीं, मैं बस इसको डेली रीड करता था, मैं इसको देखता था, मैं इसको देखता था, और मैंने इसको कंटिन्यूअसली कई महीनों तक देखा, और अब मुझे ऑटोमेटिकली ही याद हो गई। तो वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो वोकैब वर्ड्स को हमें बार बार पढ़ना है, क्योंकि वर्ड्स बार बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में उसकी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, और फिर हम उसको आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। डेली लगभग 50+ वर्ड्स करने हैं। अब देखो भाई 50+ वर्ड्स ये बिगिनर नहीं कर पाएंगे, अगर आप अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आप एक बिगिनर हो
तो आपको बस 20 से 25 वर्ड लेकर के चलना है, ठीक है। आप 10 वन वर्ड कर लो, 10 ईडियम कर लो, 5 साइनो कर लो, ठीक है। 10 वन वर्ड कर लो, 10 ईडियम्स कर लो और 5 साइनो एंटो कर लो, ठीक है। या फिर आप एक ये भी कर सकते हो, एक दिन आपने वन वर्ड कर लिए कुछ 25-30, एक दिन आपने 25-30-40 जो भी है आपने ईडियम्स कर ली, और एक दिन आपने 25-30 साइनो एंटो कर लिए, ठीक है, साइनो एंटो कर लिया, ठीक है। और तो ये क्या होगा, आपका 6 दिन का बंटवारा हो जाएगा आराम से यहाँ से। तो इस तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हो। अब ये जो दिन वाला है ना सिस्टम, इसको आप रिपीटर हो तभी भी फॉलो कर सकते हो। अब 50 से ज़्यादा या 60-70 वर्ड्स एक रिपीटर ही कर पाएगा। बिगिनर बच्चा बहुत ही मुश्किल है उसके लिए करना, करने को तो कर लोगे बट वही है ना कि फिर लोड ज़्यादा हो जाएगा और आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। कम चीज़ें रहेंगी तो आपके माइंड में स्टोर रहेंगी। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। अब वोकैब जैसे मैंने आज पढ़नी है, तो मैंने कल जो वोकैब पढ़ी थी ना, उसका मुझे 10 से 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेना है। और देखो, जो आपसे पहली बार में नहीं याद हुए उनको आपको क्या करना है, सर्किल कर लेना है, क्योंकि उसमें आप फंसे हो। तो देखो, जिन वर्ड्स में आप फंसते हो उनको आप सर्किल कर लेते हो ना, तो जब आप बार बार उसको पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको पता रहेगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड है, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इनको रिवीजन करने की ज्यादा नीड है। तो सर्किल करने का ये फायदा होगा। और बार बार रिवीजन तो हमें करना ही है जो पिछली क्लास का है। वोकैब को आप निमोनिक के ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हो, और ट्रिक आपको खुद की सराउंडिंग या खुद के आसपास की चीजों से ही रिलेटेड बनानी है, जिससे कि वो आपको जल्दी से याद हो जाए और आप उसको, इसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए माइंड में और उसको याद कर सको। रीडिंग करनी है, कुछ भी करो, थोड़ी बहुत करो, क्लास 8-9 की बुक उठा लो, या तुम्हारे पास ही कोई तुम्हारी बुक पड़ी है तो उसको उठा लो, रीडिंग करो थोड़ी बहुत। रूल्स का रट्टा नहीं मारना है, प्लीज उसे समझो। रट्टा मार रहोगे रूल का, फंस जाओगे। उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो उनके हर ग्रामर के हर टर्म्स को समझने की कोशिश करो, और क्यों यूज हुआ उसको समझने की कोशिश करो, तब आपको रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। और 120 रूल्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। वोकैब को एक ट्रिक लगती है, वोकैब का इमोशन समझना होता है, ठीक है। वर्ड पॉजिटिव है तो उसका साइनो क्या होगा, उसका साइनो भी पॉजिटिव होगा, और उसका पॉजिटिव वर्ड का एंटो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो वर्ड्स के इमोशन को आपको समझने की कोशिश करनी है। तो ये आपके एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प करता है। अगर आप 4 तुक्के लगाओगे तो 2 से 3 सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो भी थी। अब बात करते हैं जीके की। देखो यार, जीके की बहुत वास्ट स्ट्रेटजी है, बट जीके में मेनली हमारे पहले तो सब्जेक्ट्स आते हैं कुछ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम बुक के थ्रू जा सकते हो या फिर वीडियो के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए भी आप बुक वीडियो के थ्रू जा सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए आप बुक या वीडियो के थ्रू जा सकते हो। लिमिटेड रिसोर्सेज जीके में रखने हैं और मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करनी है। वैसे फॉलो तो सब में करता है, बट जीके और इंग्लिश में पता है हम क्या करते हैं कि ये इधर से कर लिया, आज इधर से 100 वोकैब कर लिए, कल उधर से 100 वर्ड कर लिए। जीके में हमने इंपॉर्टेंट डाला, हमने जीके हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी और से कर रहे हैं, अगले दिन पता चला कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं और से कर रहे हैं। नहीं, किसी एक टीचर को फॉलो करो और उसने जितने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उनको कर लो एक टीचर से, ठीक है। उसको 2-3 बार रिवाइज करो, जब आपको लगे कि हाँ ये हमारे फिंगर टिप्स पे हो गए, तब शिफ्ट होने की कोशिश करो। पता चला आज इधर से पढ़ रहे हैं, कल उधर से पढ़ रहे हैं, पता चला 4 दिन एक ही चैप्टर को पीवाईक्यूज करे जा रहे हैं उसके। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत चीजें हैं, ठीक है। बुक्स इसमें 2 तरह की आती हैं, थ्योरी बुक और प्रैक्टिस बुक। थ्योरी बुक में एसएससी लैब वाले जो सर हैं उनकी बुक्स आती हैं, परमार सर की क्लास नोट्स और उनकी बुक भी आती हैं, जीवी कक्षा वाले जो सर हैं उनकी नोट्स और बुक्स आती हैं, या फिर आपने जिसका कोर्स बाय कर रखा है उनकी जो पीडीएफ है आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। देखो भाई, अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वो पीडीएफ देते हैं, तो आप उनकी ही पीडीएफ को यूज करने की ज्यादा कोशिश करो, ठीक है। पता चला नोट्स किसी और के तुमने ले रखे हैं और वीडियो किसी और के थ्रू कर रहे हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बट वो भी एक प्लस पॉइंट तुम्हें एक तरीके से देता है, बस तुम उसको मैनेज करने की कोशिश कर ले जाओगे तब। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इनमें से किसी एक के ही फॉलो कर लेना, 2-3 रिसोर्सेज मत फॉलो करना, ठीक है। अब जैसे मेरे पास परमार सर की नोट्स हैं,
तो अब मैं जब सर की वीडियोस करता हूँ तो जो मुझे एडिशनल पॉइंट्स लगते हैं मैं उन नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो नोट्स रखने का ये फायदा होगा कि जब भी आप क्लास करोगे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप उसको हाईलाइट कर लोगे या फिर ऐड कर लोगे नोट्स में, तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब देखो, जो भी लोग वीडियो के थ्रू जीके को कवर करना चाहते हो ना, एक तो होते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले, एक होते हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे भाई। जो परमार सर से करते हैं, परमार सर इंग्लिश वाले टर्म्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले परमार सर से कर सकते हो, और जो मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले भाई हैं वो नवीन सर से कर सकते हो। ठीक है, नवीन, ऐसा नहीं है कि दोनों टीचर एक ही भाषा में पढ़ाते हैं, नहीं, दोनों टीचर बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, बट नवीन सर हिंदी के टर्म्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रेफरेबल है, और परमार सर इंग्लिश के टर्म्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, बस एक ये बात थी। और नवीन सर की भी बुक आती है तो उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, ये तो थी ऊपर थ्योरी की बुक, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पिनाइकल की बुक आती है एक। ठीक है, एसएससी की, एसएससी बोल रहा हूँ, किरण की आती है ना, एसएससी की बुक, किरण की बुक आती है, उसके थ्रू आप जा सकते हो, बट मैं पिनाइकल यूज करता हूँ और अच्छी बुक लगी मुझे। थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप घटना चक्र ले सकते हो, एसएससी की घटना चक्र वाली नहीं, यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी वाली घटना चक्र की बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होंगे इसमें, बहुत क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा आपको पहले जब आप ये खत्म कर लो उसके बाद ही इस पर शिफ्ट होने की कोशिश करना, ये नहीं कि पहले घटना चक्र लिया। पहले घटना चक्र लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बेस है, आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो थ्योरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप घटना चक्र पे जा सकते हो, नहीं तो पिनाकल सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा इसी पर आप रिलाई करो, पिनाकल या फिर किरण पे। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको कैसे करनी है, करंट अफेयर्स हमें मंथली पढ़नी है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं देता, क्योंकि जितना टाइम आप इसमें दे रहे हो उतना आप मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश में दे दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ लेता है भाई, वो 2021 की चीज़ को स्टैटिक बना के पूछ लेगा, लो भाई फंस जाओगे, क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। टिप क्या है, टिप यही है कि सबसे पहले आपको एक टॉपिक कवर करना है, फिर आपको उस टॉपिक का रिवीजन करना है, उस टॉपिक का रिवीजन हो जाए तो आपको फिर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और जब आपका सिलेबस 70 से 75% हो जाए तब आपको सेक्शनल देना स्टार्ट कर देना है। ये बिगिनर के लिए था, और अगर आप रिपीटर हो तो टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन, और टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो के थ्रू करेगा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप नोट्स से रिवीजन करोगे, आपके लिए टॉपिक मायने रखता नहीं, आप डायरेक्टली रिवीजन पे ही आओगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गई टिप जो भी थी। और लास्ट में बस मैं जादू एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जादू वादू कुछ नहीं होता है, बस एक ही चीज़ है, रिवीजन आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे, क्योंकि आप सोचोगे लास्ट के मैं 1-2 महीने 3-4 महीने, मतलब जैसे आपने सोचा कि 1 साल है अभी मेरे पास मेरे एग्जाम के लिए, तो मैं 8 महीने में सिलेबस कवर करूंगा, 4 महीने में रिवीजन करूंगा, तो भाई वो लास्ट के 4 महीने आपके लिए कभी नहीं आने वाले हैं। तो आपको रिवीजन स्टार्टिंग से ही लेकर के चलना पड़ेगा, रिवीजन आपको स्टार्टिंग से ही लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही 70% सिलेबस हो जाए मॉक देने लगो, मॉक की एनालिसिस करने लगो, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगने लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पढ़ने का जो तरीका है, आपके सोचने की जो एबिलिटी है वो उस तरीके से बनने लगेगी धीरे धीरे करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आप 100% सिलेबस कर लोगे, तो भाई 100% सिलेबस आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ और जो मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जनरली सब लोग बोलते हैं कि एक ही टीचर को फॉलो करो, बट मैं कहता हूँ कि 1 से 2 टीचर को फॉलो कर लो, या तो एक को फॉलो कर लो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चुल मची है तो आप 2 टीचर को फॉलो कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा आप मत टीचर को फॉलो करने लग जाना कि 5-5 टीचरों को फॉलो कर रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए, भाई ऐसा मत करना, 1 से 2 टीचर को फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा टीचर्स आप इन्वॉल्व करोगे उतने ज़्यादा वो नए तरीके बता देंगे और फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको लगभग 1 से 2 टीचर ही रखने हैं एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे मैं परमार सर से पढ़ लेता हूँ और नवीन सर से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वो अलग की बात है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हुआ तो उसके लिए कोई अलग टीचर की वीडियो मिल गई तो वो एक अलग की बात है। ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ही मतलब
जैसे मैंने डाला और इन टीचरों से मुझे उतना समझ में नहीं आया, तब मैं किसी तीसरे या चौथे टीचर से उस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ, सिर्फ उस टॉपिक के लिए। बाकी मेरा 80 से 90% इन्हीं से मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो बस, तो यही था। और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी बिगिनर हो, पहले टॉपिक करना, फिर टॉपिक का रिवीजन करना, फिर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, फिर सेक्शनल मॉक देना, जिससे पता चलेगा जो भी आपने टॉपिक किए हैं कि आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, फिर लास्ट में फुल मॉक। और अगर आप रिपीटर हो तो आपका डायरेक्टली रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद सेक्शनल मॉक दे सकते हो और फिर डायरेक्टली फुल मॉक दे सकते हो। तो फिर आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आशीष ब्लॉग एसएससी और लास्ट में 2। पहले तो आशीष ब्लॉग एसएससी था, लेकिन क्या हुआ कि उड़ गया, तो ये दूसरा मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। आई होप मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई, जो भी मैंने बुक्स बताई, जो भी आपको मैंने टिप्स दी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।